नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्या, डायरेक्टर मिशन IAS अकेडमी बस्ती से। हम लोगों ने एक YouTube चैनल बनाया है और YouTube के चैनल के माध्यम से जो बच्चे महानगरों में बाहर नहीं जा सकते हैं, महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, उनको हमारा प्रयास है अकेडमी के द्वारा कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें घर बैठे हुए। इस क्रम में हम लोगों ने YouTube चैनल अपना MCS से बस्ती के नाम से मिशन IAS अकेडमी, जो UPSC बेस्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है, वो वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। कुछ हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाए गए हैं, कुछ आप लोगों के और भी सब्जेक्ट से बन रहे हैं, जैसे इंग्लिश के वीडियोस बन रहे हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के वीडियोस बन रहे हैं। वो आप लोगों को सुविधाएं देंगे, पढ़ने में आपको आसान करेंगे। और ये सारे वीडियोस आपके उस रूप में नहीं होंगे जो कि आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि संक्षिप्त रूप में लोगों ने बता दिया और चीज़ें बच्चे पढ़ करके कुछ चीज़ें ही जान पाते हैं। हम लोग जो क्लास में अपनी जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस के डायरेक्टली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वे बच्चे जो कि अच्छी सुविधाएं नहीं पा पाते हैं, उनके लिए विशेष उपयोगी होगा। तो आप लोग इसको देखिए वीडियोस को। अगर आप लोगों को बहुत पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सारे ऐसे तथ्य आपको दिए जाएंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये वीडियो जो यूट्यूब बनाने का जो मकसद है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि जो कमजोर लोग हैं, कमजोर बच्चे हैं, किसी भी फील्ड से वो बाहर नहीं जा सकते किसी भी कारण से, उनको ही सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। थोड़ा मैं अपने बारे में और अकेडमी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी से नेट क्वालिफाई हूँ और हमारी जो कोचिंग है वो बस्ती में स्टैब्लिश है, उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश है। कोचिंग का नाम हमारे है मिशन सिविल सर्विसेज अकेडमी। इसकी सहायक ब्रांच जो है मिशन IAS अकेडमी है, जिसके थ्रू हम लोग आप लोगों को ये UPSC की क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं। ये क्लासेज आप लोगों को रूटीन वे में मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ ही हम लोग बस्ती में जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत UPSC की क्लासेस हैं, उसमें भी हमारे स्टाफ और हम लोग जो है उसमें सेवाएं दे रहे हैं। तो ये क्लास देते देते ही मन में एक बात आई कि क्यों ना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनको हम लोग अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वीडियो हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो महानगरों में या बाहर जाकर के कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको भी सुविधाएं पढ़ाइए। और ये क्लासेज आप लोगों के लिए इतनी उपयोगी होंगी कि संभवतः मेरा प्रयास यही रहेगा, हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा कि वे बच्चे सफल भी हों। सिर्फ ये नहीं कि उनको कुछ चीज़ें ही मिले, लगभग संपूर्ण चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, आगे फिर समय समय पर हम लोग भी मिलते रहेंगे। मेरी पहली मीटिंग आप लोगों के साथ है। बस इतना ही आपसे कहना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग महासागरों की जलधाराओं के संदर्भ में टॉपिक पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी महासागर हमारे हैं, बड़े महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में जाने, प्रयास ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जलधाराएं UPSC के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है। इससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्री में बनते ही बनते हैं आपके, और मेंस में भी क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जलधारा किस क्षेत्र में अगर चल रही है तो किस स्वरूप की होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या वो ठंडी होगी या गर्म होगी, ये आप जान जाएंगे। जलधारा पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक एलिमेंट, दो चीजें जाननी आवश्यक है। पहली चीज तो है कि जलधारा कितने प्रकार की होती हैं, और दूसरी वो चीज कि जलधारा आखिर चलती क्यों। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जलधाराएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, और प्रकार किस आधार पर होता है कि इनके स्वरूप के आधार पर, इनकी गति के आधार पर इनके स्वरूपों का जो है वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। एक तो वे धाराएं होती हैं जो कि गहराई में नहीं चल करके कुछ ऊपरी सतह पर ही, कुछ गहराई में ही चलती हैं, ऊपरी सतह इनकी जल की प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं।
दूसरी भी धारा होती है जो थोड़ी गहराई में चलती है और उसकी स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट से थोड़ी ज्यादा होती है, जिसे हम करंट के नाम से जानते हैं, जलधारा। और तीसरी जलधारा जो होती है वो विशाल जलधारा के नाम से जानते हैं, स्ट्रीम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम। इसकी गति काफी तेज होती है, एक बड़ी नदी की तरह प्रवाहित होती है जलधारा। तो स्वरूप के आधार पर हमने देखा कि जलधाराएं 3 स्वरूपों की होती है। एक तो जिसका ऊपरी सतही पानी का तैरता है उसे ड्रिफ्ट कहते हैं, जो थोड़ा और उसे नदी की धारा के रूप में चलती है उसे हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है वो हम लोगों ने देखा जो बड़ी नदी के रूप में प्रवाहित होती है उसे स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब जलधाराएं चलती हैं, ये एक सबसे दिलचस्प बात है कि जलधाराएं आखिर चलती क्यों हैं, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो जानते हैं इसको भी। जलधाराएं जो चलती हैं इसके पीछे के कारण हैं। पहला भी सबसे बेसिक जो कारण है, इसमें 6-7 कारण इसके काफी महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ और गौड़ कारण भी है, मैं उन पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी का जो एक घूर्णन गति है या परिभ्रमण गति इसे कहते हैं, एक बड़ा कारक यह है। अभी मैं इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको और समझाऊंगा। पहला कारक तो ये हो गया। दूसरा है कि ये महासागर जो है, इन महासागरों के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा पानी प्राप्त होता है वर्षा के रूप में, यानी कि महासागर का वो हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा पानी प्राप्त होगा वहां पानी एक्सेस होगा, तो पानी वहां से कहीं जाएगा। तो दूसरा आधार आपका है जल का अधिक मात्रा में मिलना। और तीसरा आधार इसका जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हवाएं कौन सी हवाएं किन दिशाओं में चलती हैं, जिसे सन्मार्गी पौने कह सकते हैं, यानी व्यापारिक पौने, पछुआ पौनों के बारे में आप जानते होंगे। अभी नहीं जानते तो मैं आगे इसको कॉन्सेप्ट को और स्पष्ट करूंगा। तो पछुआ पौने और व्यापारिक पौने, ये दोनों पौने भी जल के प्रवाह की दिशा में एक रोल अदा करती है। स्ट्रीम में चलने में इनका भी एक रोल होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जल का जहां पर घनत्व तो अधिक होता है और जहां पर कम होता है, यह भी जल के गतियों में एक आवश्यक रोल अदा करता है। प्रवाह की जो दिशा होती है वो भी एक रोल अदा करता है। इसके अलावा अगला कारक जो होता है वो होता है कि तापमान कितना है किस जल का, लवणता की मात्रा जल में कितनी है, जो समुद्री तल है वह किस रूप में है। समुद्री तल जो है यानी कि उसका तल ऊंचा है या नीचा है, यानी कि कटकों का जो कटक जो होते हैं महासागरों में, यानी जो तली असमतल जो होती है वह भी जलधाराओं के चलने में एक रोल अदा करती है। ठीक है, तो कुछ एक ये महत्वपूर्ण आपके कारक हैं जिनके कारण से ये चीजें आपकी इस रूप में चलती रहती हैं। तो आइए इस पर थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण कारण रहे जिनके कारण से जलधाराएं आपकी चलती हैं। आज हम लोग इसी क्रम में सारी जलधाराओं के बारे में देखेंगे। तो इसमें से जो 3 कारक आपके जो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहे हैं वो आपका पृथ्वी की घूर्णन गति है, व्यापारिक पौने, पछुआ पौने यानी कि कई सन्मार्गी पौनों का जो आधार है वह इसके एक बड़ा कारक है। वर्षा की मात्रा जो है जहां पर सबसे ज्यादा मिलती है, जैसे डोलड्रम के क्षेत्रों में आप लोग जानते ही होंगे कि डोलड्रम के क्षेत्रों में वर्षा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, तो वह एक प्रवाह की स्थिति होती है। जल का घनत्व कितना कहाँ पे है, कम है और कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वह भी जलधारा के लिए मतलब जो है आवश्यक हो जाता है, मतलब चलने में सहयोगी होता है। दूसरी चीज है कि जो बंद सागर है, छोटे सागर है, वहां का जल घनत्व ज्यादा होता है अपेक्षिता जो है खुले सागरों की अपेक्षा। तो वह भी एक खुले सागर से बंद सागर की तरफ जलधाराओं का चलने का एक आधार बनता है। ठीक है, तापमान तो मैंने आपको बताया। तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जलधाराएं सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जो पृथ्वी है वो हमारी सबसे ज्यादा इसका जो व्यास पड़ता है, पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा ग्लोब का व्यास पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर के पास। और जैसे ही भूमध्य रेखा से चाहे हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये व्यास कम होता चला जाता है। तो व्यास कम होना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में चक्कर अपने अक्ष का लगाती है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेज गति से जो गतिशील पृथ्वी का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, इक्वेटर के पास का होगा।
विषुवत रेखा के पास का हिस्सा होगा, ये सबसे तेज गति से विचलन करेगा। और बाकी इसके बाद की जो भी प्लेट होंगे, चाहे उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में यानी गोलार्ध में, तो वो आपके अपेक्षा उससे कम गति करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि सूरज की जो स्थिति होती है, सूरज की स्थिति आप जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही सूरज जो गतिशील होते हैं आपके। सूरज की जो स्थिति होती है अधिकतम ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, इससे अधिकतम जो है कर्क रेखा की तरफ जाते हैं और अधिकतम मकर रेखा की तरफ जाते हैं। यानी कि जो क्षेत्र पड़ता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी गर्मी वाला क्षेत्र रहता है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लगभग करीब में लंबोदर क्षेत्र में पड़ती हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो विषुवत रेखा में जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या होती है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर यानी कि 12 महीने सूर्य की किरणें सीधे लंबोदर पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा के पास एक ऐसे क्षेत्र का डेवलप हो जाता है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा गर्मी मिलने के कारण से वहां का जल जो है हीट होकर के संघनित होकर के ऊपर जाता है, वाष्पित होता है, फिर उसका संघनन हो जाता है। संघनन होने के कारण से डेली उस क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा होती है। लगभग करीब में 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या होता है डेली लगभग वर्षा होती है। और वर्षा होने के कारण से क्या होता है 2 कारक इसमें बनेंगे, यानी पानी एक तो नीचे एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कारक यह बन जाएगा कि पानी जब एक्सेस हो जाएगा और दूसरी चीज ये होगी जब पानी खूब बरसेगा तो वहां पर क्या होगा उसका जो जल है वो थोड़ा मृदु हो जाएगा अपेक्षित और जगहों की अपेक्षा से थोड़ा सा कहिए कि उसका घनत्व कम हो जाएगा, जल का घनत्व कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि पृथ्वी गतिशील और सफेद तेज भाग रहा हुआ हिस्सा, तो जल का जो है बहाव हमेशा अगर कोई महासागर है महासागर के हमेशा पश्चिमी से पूर्वी सिरे से शुरू होगा और पश्चिमी सिरे की तरफ जाएगा। चाहे वो कोई भी महासागर हो, चाहे हिंद महासागर की बात कर रहे हो, चाहे वो अटलांटिक महासागर की बात करें, चाहे प्रशांत महासागर की बात करें, हमेशा क्या होगा कि जल जो है पीछे की तरफ गतिशील होगा, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ गतिशील होगा। यानी कह सकते हैं हम कि महाद्वीप अगर कोई पड़ता है तो महाद्वीप की तरफ चलाएगा, ठीक है, महाद्वीप की तरफ चलाएगा और जो महाद्वीप का बैक साइड होगा उसके पीछे से, ठीक है, यानी कि पूर्वी हिस्से से जलधारा चलेगी और पश्चिमी हिस्से को आएगी। ठीक है, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जैसे विषुवत रेखा के बारे में हमेशा आएगा हर महासागर में आप देखेंगे, चाहे अटलांटिक महासागर, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, तो उसमें से आपको 2 कॉमन धाराएं हमेशा आपको जानने को मिलेंगी। एक कॉमन धारा जो विषुवत रेखा से जो चलती है तो उसका नाम ले लीजिए, जैसे अटलांटिक है, अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, और विषुवत रेखीय धारा को 2 रूप में बढ़ जाएगी, एक तो उत्तर की तरफ चली जाएगी, दूसरी दक्षिण की तरफ। तो वो क्या कहलाएगी उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से। सेम यही कंडीशन आपकी प्रशांत महासागर में आएगी। प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जो जलधारा होगी वो एक हो जाएगी क्या उत्तरी जलधारा हो जाएगी, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और दूसरा हो जाएगी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, प्रशांत महासागर के नाम के साथ में। और हिंद महासागर में अगर जाएंगे तो हिंद महासागर में भी यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। एक तो हिंद महासागर की क्या हो जाएगी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको विषुवत रेखा लगा हुआ जलधारा मिलेगा तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा वो गर्म जलधारा है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास से चलती है। वो क्षेत्र क्या होता है गर्मी वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां की जल राशि जो होती है हमेशा उष्णता वहां मिलती है, गर्मी के कारण से वो गर्म जलधारा होती है। ठीक है, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि महासागर, फिर उसके बारे में सारी जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले उठाते हैं हम लोग अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर और फिर हिंद महासागर के बारे में हम लोग देखेंगे। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखेंगे तो मैंने बताया विषुवत रेखीय जलधारा जो है वो क्या करती है महासागर के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाती है। तो विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखा आपका ये 0 डिग्री का क्षेत्र पड़ता है, जो गिनी की खाड़ी के नीचे का हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पे मैप में। इधर से जलधारा क्या करती है मूवमेंट करती है। जलधारा यहाँ पर क्या होता है कि पानी को बरसता है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में बताया आपको कि डोलरफ का जो क्षेत्र होता है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होता है यहाँ पे खूब ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा प्राप्त होने के कारण से चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेट करती है तो जल राशि क्या होती है कहीं गतिशील होगी और पीछे की तरफ गतिशील होती है। चूंकि पृथ्वी का हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है तो जल राशि कहाँ जाएगी पीछे की तरफ। सो इस कारण से जल राशियां हमेशा जो है अपने पश्चिम की तरफ जाती है या महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से की तरफ अग्रसर होती है।
ये जलराशि सेम वही स्वरूप जैसे सारे महासागरों में वैसे अटलांटिक महासागर में भी ऐसे मिल रहा है हमको। तो अटलांटिक महासागर से ये जलधारा ऐसे निकलती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा। तो विषुवत रेखीय जलधारा पहले हम लोग उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में देखेंगे। यह जलराशि जो है आगे की तरफ बढ़ती है, चूंकि गर्म जलधारा है तो आगे चलती है तो ये दो रूपों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिमी द्वीप समूह बनता है, जिसे आप कहते हैं क्या? वेस्टर्न द्वीप कहते हैं या कैरेबियन द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। इसके क्षेत्र कैरेबियन द्वीप समूह के पास का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैरेबियन सागर है आपका। तो एक जलराशि जो है कैरेबियन सागर में प्रवेश कर जाती है एक शाखा, और दूसरी शाखा इसकी क्या होता है? वेस्टर्न डीज के दाहिने हिस्से से होकर के आगे बढ़ जाती है, ठीक। तो जो कैरेबियन सागर की तरफ जाती है विषुवत रेखीय जलधारा, अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखा, इसे कैरेबियन जलधारा और स्वरूप जानते हैं हम। गर्म नहीं है तो गर्म जलधारा है, कैरेबियन जलधारा के नाम से निकल जाती है, और दूसरी जलधारा यहाँ आगे निकल जाती है, इसका क्या नाम है? एंटलीज जलधारा। एंटलीज, वेरी गुड, एंटलीज की जलधारा, ठीक है। एंटीज के नाम से चलती है। तो ये जो कैरेबियन सागर में जो जलधारा जाती है आपकी, इसके दबाव के कारण से मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है, मैक्सिको की खाड़ी से एक जलधारा का जन्म हो जाता है। यह जलराशि जो है यहाँ से निकलती है, दबाव पड़ता है, जब कैरेबियन जलधारा का दबाव मैक्सिको की खाड़ी पड़ता है तो वहां से जलराशि क्या होती है? निकलती है। और क्या होती है यहाँ पर, ये जो अमेरिका का ये हिस्सा पड़ता है आपका, ये जो लटका हुआ निकला हुआ हिस्सा पड़ता है, ये आपको एक प्रायद्वीप की तरफ दिख रहा है। तो ये क्या है आपका? फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इसके तट से एक जलराशि आपको, इसके पास से जलराशि निकलती है, ठीक है। दबाव जिसे हम लोग फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से फ्लोरिडा की जलधारा आगे निकलती है। फ्लोरिडा यहाँ पर देखेंगे आप, क्यूबा और फ्लोरिडा के मध्य में का जो आपका हिस्सा पड़ता है, ये आपका फ्लोरिडा जलसंकुल मध्य के नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरिडा जलसंकुल मध्य से यह फ्लोरिडा की जलधारा निकलती है, और यहाँ पर किस द्वीप तक जाती है? हैट्रस द्वीप तक। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अमेरिका, हैट्रस अंतरिक्ष तक जाती है, ठीक है, द्वीप तक जाती है। फिर कहां से? फ्लोरिडा की जलसंकुल मध्य से लेकर के हैट्रस, ठीक है। ये जलधारा जाती है कौन सी? फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जाती है, ठीक है। फ्लोरिडा की जलधारा में आगे चलने के बाद में एंटलीज की जलधारा आकर के मिल जाती है। एंटलीज की जलधारा फिर आगे पुनः एंटलीज और फ्लोरिडा की जलधाराएं जो है आगे फिर संयुक्त हो करके हैट्रस द्वीप से लेकर के आगे न्यू फाउंडलैंड जो आपका पड़ता है द्वीप, यहाँ तक के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ जब आगे बढ़ती है फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज की जलधारा संयुक्त रूप से आगे बढ़ती है, तो इसी को ही गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये विश्व की सबसे फेमस जल स्ट्रीम है, जलधारा है। यह स्ट्रीम है, जैसा कि अब हमने बताया था आपको अभी, कि जलधाराएं तीन प्रकार की, तीन स्वरूपों में होती हैं। जिसे आप कहते हैं पहले को प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, दूसरी जो होती है वो करंट होती है, और तीसरी जो होती है स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, ये एकदम बिल्कुल बहुत बड़ी वाली जलधारा है, बहुत ज्यादा प्रवाह रहता है। इस जलधारा का प्रवाह इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि पूरा यूरोप का जो तट है वो एकदम गर्म हो जाता है, और वहां पे जो बर्फ पिघल जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो गल्फ स्ट्रीम जो है न्यू फाउंडलैंड तक का हिस्सा यहाँ तक का आता है, और न्यू फाउंडलैंड के पास में ग्रांड बैंक हिस्सा पड़ रहा है, यहाँ पे ग्रांड बैंक ये हिस्सा पड़ता है। यहाँ तक गल्फ स्ट्रीम जाती है, तो फिर ऊपर से बैफिन की खाड़ी से, ठीक है, और डेविस जल संधि से होते हुए एक जलधारा, ठंडी जलधारा लैब्राडोर जलधारा आती है, जो कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर संयुक्त रूप से आपके जो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में मिलती हैं, जहां पर एक बैंक का निर्माण करती है, जिसे ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं हम लोग। ग्रांड बैंक वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है, ठंडी जलराशि और गर्म जलराशि एक दूसरे से मिलती है। मिलने के कारण से यहाँ पर काफी अच्छा अनुकूल स्थिति बनती है प्लैंक्टन नामक वनस्पति के विकास के लिए। तो प्लैंक्टन जो होता है वो छोटे जो जीव या छोटी मछलियां होती हैं उनका बहुत प्रिय आहार होता है,
बेहतर आहार होता है, जिससे उनका विकास बहुत ज्यादा होता है। तो छोटी मछलियों का यहाँ बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में विकास होता है, तो छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए, खाने के लिए बड़ी मछलियां भी आती हैं। तो उस कारण से यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में मछली उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ठीक है, यानी मछली वहां पे बड़े पैमाने पे शिकारी लोग पकड़ते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र पड़ता है। लेकिन एक चीज है, नौकायान के लिए ये बहुत ही जटिल स्थिति बन जाती है, खतरनाक स्थिति बन जाती है, क्योंकि धुंध बनी रहती है, और धुंध होने के कारण से क्या होता है कि शिपों में जो नौकायान लोग करते हैं उनको दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो एक तरफ से फायदेमंद चीज हो जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पे आवागमन के लिए नुकसानदेह स्थिति बन जाती है। ठीक है, फिर ये गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, और जब आगे की तरफ बढ़ती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक समुद्र के अंदर आप देखे होंगे कि अटलांटिक महासागर जो है, इसके अंदर एक कटक मिल जाता है, वेबल टॉम्सन नाम है कटक। यहाँ पे देखिए वेबल टॉम्सन, ये क्या करता है, इस देखिए जब राशियों के बारे में चीज अभी जाने यहाँ पे कि जब राशियां जब भी चलती हैं और इनके रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है, चाहे वो कटक हो या महाद्वीप हो, तो वो क्या करती है, उससे हट करके अपना गमन करने लगती है। यानी कि जैसे ही टकराएंगी वो सामने पड़ेगा, उससे दाहिने टर्न पे अपने आप को वो टर्न कर लेती है, मोड़ लेती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है। तो सेम ऐसी कंडीशन इसके साथ भी, गल्फ स्ट्रीम के साथ भी होती है। वेबल टॉम्सन जो कटक है, इससे छूने के कारण से, सामने आने के कारण से थोड़ा इसका झुकाव और भी ज्यादा हो जाता है, और ये क्या कर लेती है, फिर ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगती है, पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब जब यहाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगती है तो एक चीज यहाँ और जानना है कि मैंने बताया था आपको कि जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर का हिस्सा, 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण का हिस्सा, या कहीं आप कर्क रेखा और मकर रेखा के जो हिस्से हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ये आपके पड़ते हैं क्या, व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र पड़ते हैं, और इसके ऊपर का जो हिस्सा पड़ता है वो पछुआ हवाओं के प्रवाह का क्षेत्र पड़ता है। तो ये जो प्रवाह पड़ता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये पछुआ हवाओं के इफेक्ट के कारण से ऐसा होता है। पछुआ हवाएं क्या करती है, इसमें पछुआ हवाएं गल्फ स्ट्रीम को और ताकत दे देती है। तो बहरहाल इसको हम लोग यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम न कह करके इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे की तरफ हमारा बढ़ता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कुछ इस रूप में हमारा आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए गल्फ स्ट्रीम थी, ठीक है, और ये स्ट्रीम जो थी काफी तेज धारा थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो गई, जो कि गति इसकी अपेक्षितया थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जाता है तो फिर यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो इसकी दक्षिण की शाखा और दूसरी एक इसकी उत्तर की शाखा। अब उत्तर की शाखा जो जाती है ये पुनः 2-3 भागों में बढ़ जाती है, 3 भागों में मूल रूप से बढ़ती है। एक तो आपका ग्रीनलैंड की तरफ अग्रसर हो जाती है, दूसरा एक आपका आइसलैंड की तरफ चली जाती है, और तीसरी एक जो शाखा होती है सीधे आगे बढ़ जाती है यूरोप की तरफ। ठीक है, यूरोप का नॉर्वे के क्षेत्र में चली जाती है, तो यहाँ पर चली जाती है। और फिर दूसरी शाखा की दक्षिण वाली शाखा है वो आपका यह भी कई शाखाओं में बढ़ जाती है, बिस्किट की खाड़ी की तरफ चली जाती है, और एक और नीचे आने के एक कारण से जो है आपका जो एक तरह से भूमध्य सागर की तरफ एक जलराशि मुड़ जाती है, और दूसरी जलराशि इसकी आगे की तरफ बढ़ जाती है, जैसे कनारी द्वीप होकर के आगे चलते हैं। तो इसके नाम को हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। ये जलराशि जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक जो जलराशि है नॉर्वे की तरफ, ग्रीनलैंड की तरफ जो जाती है, वो भी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। वहां से ग्रीनलैंड की जो ठंडी जलधारा आती है इससे मिलती है, यहाँ पर चली जाती है। दूसरा हमारा पड़ता आइसलैंड पास, इसमें जो एक जलराशि जाती है, जलधारा जाती है, इसका क्या नाम है, इरमिंगर की जलधारा। वेरी गुड, इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा। ठीक है, इरमिंगर की जलधारा के नाम से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और एक जलराशि जो कि आपके नॉर्वे की तरफ आगे बढ़ जाती है, इसका नाम है नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की गर्म जलधारा। ठीक है, नॉर्वे की गर्म जलधारा। ओके, तो ये 3 रूपों में आपने देखा, 3 स्वरूप बना, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण ही है, इरमिंगर की जलधारा और दूसरा नॉर्वे की गर्म जलधारा। ये जलधारा क्या करती है, एक तो यूरोप का जो हिस्सा है इसका ये आपका अक्षांश का देख रहे हैं, यूरोप का अक्षांश काफी उच्च अक्षांश होने के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि बर्फीला क्षेत्र होता है, बर्फ काफी बड़ी मात्रा में रहती है, तो इसका जो तट है वो क्या हो जाता है, बर्फीला हो जाता है। तो बर्फीले तट को ये गर्म जलराशि जो है
वो गला देती है, तो वहां पर सिपों का आवागमन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक तरह से कहिए गल्फ स्ट्रीम जो है यूरोप के लिए वरदान या उसके लिए कंबल, या वहां पर जो है ठंडे क्षेत्रों में जो बर्फीले क्षेत्र हो जाते हैं बर्फों को पिघला देती है, तो वहां पर सिपों का आवागमन आसानी से हो जाता है। अगर यही जल राशि ना होती तो शायद यूरोप में ऐसी स्थिति ना होती जो आज वर्तमान समय में है। ठीक है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। एक शाखा जो दक्षिण की तरफ इसकी आती है वो बेटा बिस्के की खाड़ी से होकर के आपका फ्रांस है और स्पेन के तटों में प्रवाहित होती है। इसकी क्या नाम है? रेनल की जलधारा के नाम से जानते हैं। रेनल की जलधारा, रेनल की जलधारा। फिर आगे चलकर एक जल राशि आती है जो कि आपकी चली जाती है आपकी भूमध्य सागर की तरफ, और एक जल राशि इसकी फिर आगे बढ़ जाती है जो कनारी द्वीप समूह जो सहारा के हैं पश्चिमी क्षेत्र में कनारी द्वीप समूह पड़ता है। यहाँ पर आपका यहाँ विश्राम इसको कनारी जलधारा के नाम से। तो कनारी जलधारा आगे जब बढ़ जाती है बच्चों, फिर आगे चल करके कनारी जलधारा यही जो आपका उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह था आपका उत्तरी अटलांटिक विषुवरेखीय जो प्रवाह था इसमें आकर के मिल जाती है। ठीक है, कौन से किस जात में? उत्तरी विषुवरेखीय जलधारा में, उत्तरी विषुवरेखीय जलधारा में आकर के मिल जाती है। तो एक आपका एक गोलकार संरचना का निर्माण करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग इसके बारे में? ठीक है, एक चीज इसमें और भी जानने से बहुत दिलचस्प चीज है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपका ये जो हिस्सा आपका बनता है लगभग करीब में आपका 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 डिग्री अक्षांश के मध्य में देखेंगे यहाँ पे 20 डिग्री अक्षांश लगभग और आपका इसके नीचे आएगा, सर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 20 डिग्री का जो अक्षांश आएगा ये आपका पड़ेगा, और लगभग 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये आपका यहाँ पड़ेगा, ये 40 डिग्री अक्षांश। एक यहाँ पर एक यूनिक चीज होती है आपकी, ये यूनिक चीज क्या है कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, और अगर इसका विस्तार देखेंगे 35 डिग्री से लेकर के लगभग करीब में यहाँ से लेकर के ये 35 डिग्री से लेके और 75 डिग्री के मध्य का जो हिस्सा यानी यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा बेल्ट, इस बेल्ट की क्या खासियत है कि ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पड़ रहा है। 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर एक सागर पाया जाता है, इसका नाम है सारगैसो सागर। ठीक है, क्या नाम है? सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर की खासियत क्या है? इसमें देखिए ये 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है, और यह जो जल राशि है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य का जो हिस्सा पड़ता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो उच्च वायुदाब में का जो क्षेत्र होता है वहां पे हवाएं कम चलती हैं, बहुत स्लो गति से चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो जल एक तरह से कहिए पूरी तरह से स्थिर रहता है। तो इस जल में सारगैसो सागर में एक सारगैसम नामक घास पाई जाती है जो कि जड़ विहीन घास होती है, और वो विश्व के सिर्फ इसी महासागर में पाई जाती है। इसी कारण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये घास किसी और क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये जल राशि कहीं गमन करती नहीं है, स्टैब्लिश रहती है। तो इसी कारण से अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र की लवणता लगभग 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता इसकी पाई जाती है। उसका टेम्परेचर लगभग करीब में 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास का यहाँ का टेम्परेचर भी होता है। उसकी लवणता जो है 37 ग्राम प्रति 1000 पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ का तथ्य था। तो ये संभवतः इसके जलधारा के बारे में संपूर्ण हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। दक्षिणी क्षेत्र के बारे में देखिए, एक चीज ये भी जान लीजिए कि जहां पर बंद सागर है और जहां पर खुला सागर है, मैंने भी आपको पहले बताया था, हमेशा खुले सागर से बंद सागर की तरफ जलराशि जाएगी, क्योंकि ये घनत्व जो होता है, घनत्व जहां का तापमान उच्च होगा वहां पे घनत्व निम्न होगा, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पे घनत्व अधिक होगा। तो देखिए, घनत्व अगर किसी जगह का उच्च है तो पानी वहां दबाव बनाए रहेगा, बैठा रहेगा, और जहां का घनत्व कम है वहां का पानी कुछ फ्लो लेकर के उठा रहेगा। तो हमेशा निम्न घनत्व से उच्च घनत्व की तरफ जलराशि चलती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जलराशि जाती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान कम होता है, तापमान कम होने के कारण से यहाँ का जो है घनत्व अधिक होता है। तो और यहाँ पर क्या तापमान अधिक होता है, वर्षा की मात्रा खूब मिलती है, तो जब यहाँ पे घनत्व कम होगा तो यहाँ का पानी उठाव लेगा और उठाव होने के कारण से हमेशा उस आगे की तरफ बढ़ेगा। यही सेम कंडीशन बंद सागर और खुले सागरों में होती है। तो जितने भी बंद सागर हैं उसमें खुले सागर से जलधारा आती है। तो यहाँ से भी अटलांटिक महासागर से जलधारा कहाँ भूमध्य सागर में जाती है, अरब सागर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर अरब सागर की तरफ एंट्री कर जाती है। यही इसी तरह से कंडीशन आपका लाल सागर जैसे है, अरब की खाड़ी है, तो अरब की खाड़ी से अरब सागर से कहिए और लाल सागर की तरफ जल राशि का गमन होता है। तो हमेशा बंद सागर की तरफ खुले सागर से जल राशि जाती है। चलिए इतनी बात तो इसके लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं हम लोग अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं सेम यही कंडीशन यहाँ पर होगी। यहाँ पे आपने देखा था कि उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा जाती थी, तो यहाँ पर क्या दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा चलेगी, ठीक है। और दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा आएगी तो ये क्या करेगी, अपना गमन नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ करेगी। तो दक्षिण की तरफ जाती है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, ये कंट्री आपकी जो पड़ती है वो ब्राजील पड़ती है। तो इसके नाते इसे ब्राजील की जलधारा कहते हैं। ब्राजील की जलधारा जो है गर्म जलधारा है। अभी मैंने आप लोगों को गर्म जलधाराओं के बारे में बताया है। यहाँ पर एक चीज देखिए, हम लोग को यहाँ पे देख लेना चाहिए था ठंडी जलधाराओं के बारे में थोड़ा सा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ऊपर से आ रही है, जो गल्फ स्ट्रीम में मिल रही है जलधारा, ये ऊपर से जो आ रही है लेब्राडोर की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है बच्चों। ऊपर से यहाँ पे ग्रीनलैंड पड़ता है, ग्रीनलैंड से ऊपर की तरफ से जो नीचे की तरफ जलधारा आ रही है इसका क्या नाम है, ग्रीनलैंड जलधारा। ग्रीनलैंड इसको कहेंगे, ग्रीनलैंड। तो आप याद रखिएगा, एक तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, दूसरी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, और तीसरी जो आपकी यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये जलराशि जो आपकी गल्फ स्ट्रीम की आगे जाकर के उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होता है, ये जलराशि दक्षिण की तरफ मिलती है और एंगल तक आती है। तब तक यहाँ तक तो गर्म रहती है, लेकिन जैसे जैसे और करीब आने लगती है ये भूमध्य रेखा की तरफ, ये क्या होता है, अपने उष्मा को खो देती है। तो इस नाते इसका स्वरूप ठंडा हो जाता है। इसका कैरेबियन की जो है किनारी की जो धारा है, किनारी की जो धारा है, ये किनारी की जो धारा है ठंडी धारा। समझ गए मेरे ख्याल से। तो अटलांटिक महासागर में 3 जलधाराएं आपको मिली और 3 जलधाराएं जो ठंडी है, बाकी सारी जलधाराएं आपको गर्म मिलेंगी। कौन कौन सी, किनारी की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा, 3 ठंडी जलधारा। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ पे। फिर ये क्या होता है कि दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा आगे बढ़ती है तो ब्राजील के तटों से जब जाती है, मिलती है, तो यहाँ पर ब्राजील की जलधारा के नाम से जानी जाती है, जो कि गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है बच्चों, गर्म जलधारा। फिर आगे चल करके ये क्या करती है कि फिर ये आपका ये हिस्सा जो पड़ जाता है पछुआ हवाओं का क्षेत्र, यहाँ तक आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं, तो जल राशि क्या होगी, हमेशा जो वहां पे पूर्वा हवाएं चलती रहती है, तो पूर्वा हवाओं का या व्यापारिक हवाओं को आप कहिए, तो आपको थोड़ा सा समझना, यहाँ समझा देना चाहता हूँ, ये जान लीजिए आप लोग, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण है। यहाँ पर क्या होता है, फेरल के नियम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर है तो दाहिने तरफ से मुड़ जाती है, यानी कि इस दिशा से इस दिशा की तरफ चली जाती है। यानी कि ये दिशा आपकी लगभग पूरब हो जाएगी और ये दिशा पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। वही सेम कंडीशन आप दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप जाएंगे तो 0 डिग्री से आप मकर रेखा से अगर आप इसका कंपेरिजन करेंगे, मकर रेखा पे खड़े होकर के कर्क रेखा की तरफ मुंह करे, सॉरी कर्क रेखा की तरफ मुंह करे रहेंगे या विषुवत रेखा की तरफ आप मुंह किए रहेंगे, तो आपके बाईं तरफ जो है हवा मुड़ जाएगी। ठीक है, ये एक कारण है। ठीक है, फेरल के नियम के कारण से। तो ये जो जब आपको हवा दिख रही है, यही हवा जो आपकी 23.5 डिग्री आपको उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो चल रहा है, यही व्यापारिक हवा, ये व्यापारिक हवा। इसके बाद का जो हिस्सा पड़ता है बच्चों,
वहां पर हवाओं की दिशा अपोजिट होती है। और ये क्षेत्र जो है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये हमेशा उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। 0 डिग्री के पास का जो क्षेत्र होता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। इस कारण से देखिए यहाँ पे सारे गैसों से अगर आपके बारे में देखा था तो मैंने भी आपका जिक्र किया था कि ये क्या हो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो उच्च वायुदाब का जहां भी क्षेत्र बनेगा बच्चों वहां से हवाएं चलेंगी, वहां को नहीं चलेंगी। यही कारण है कि सारे गैसों नाम जो घास है वहां चूंकि पानी बरसता नहीं है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है या बरसता है तो बहुत कम मात्रा में बरसता है, तो उसका पानी जो है निकल नहीं पाता है, मतलब वो पानी कहीं जाके विचलित नहीं हो पाता है, ठीक है, इधर उधर फैल नहीं पाता है। यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है ये बना रहता है। इस नाते यहाँ पे प्रति चक्रवातीय स्थिति मिलती है और बाकी जगहों पर क्या मिलेंगी आपको इस क्षेत्र में चक्रवातीय स्थिति मिलेगी। तो यहाँ वर्षा होगी, पानी होगा, ये क्षेत्र मैंने बताया तो एक्सेस होगा तो जलधाराएं चल रही है, समझा मैंने आपको। तो ये व्यापारिक होंगी और इसके बाद के जो क्षेत्र होंगे बेटा 23.5 डिग्री या लगभग 30 डिग्री आप मान सकते हैं। 30 डिग्री के से उत्तर की तरफ और 30 डिग्री से दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र होता है वो पछुआ हवाओं का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ब्राजील की जो जलधारा है ये क्या कर जाती है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और इसका प्रवाह जो होता है क्या ये पश्चिम से पूरब की तरफ हो जाता है, ठीक है। इसी प्रवाह को ही उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक है, ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से ये अफ्रीका के तटों की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। फिर आगे चल करके दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है जब ये अफ्रीका के तटों की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये बेबुला की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाता है बेबुला की जलधारा, बेबुला की जलधारा। अब देखिए बेटा ये अटलांटिक प्रवाह जो है यहाँ पर ये चूंकि ठंडा क्षेत्र होता है तो यानी यहाँ पर जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है यह ठंडा होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था गर्म था। कारण क्या है, ये हर तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो जो भी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होंगे, उत्तरी अटलांटिक ध्यान रहे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होंगे वो गर्म होंगे, चाहे वो अटलांटिक महासागर के हो चाहे वो प्रशांत महासागर के हो। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की अगर हम बात करेंगे या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह की बात करेंगे तो वो ठंडे होंगे दक्षिण वाले। तो इसी तरह से दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जो होगा ये ठंडी जलराशि होती है, ठीक है। और फिर ये जब आगे चलकर जब टर्न करती है बेटा तो इसे बेबुला की जलधारा के नाम से जानते हैं। बेबुला की जलधारा फिर आगे की तरफ बढ़ती है, आगे बढ़ती है तब ये गिनी के तटों की तरफ मुड़ जाती है। तो गिनी की तट की तरफ चली जाती है तो यहाँ पे गिनी की जलधारा के नाम से जानी जाती है, गिनी की जलधारा। तो गिनी की जो जलधारा है ये कैसी है, गर्म जलधारा है। गिनी की जलधारा जब जाती है तो गर्म जलधारा। कारण क्या है कि ये गिनी वाला जो तट है बेटा ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ जाता है, तो इस नाते यहाँ पे गिनी के तटों पर जब चलती है जलधारा ये तो ये गिनी की जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी सर्किल आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक चीज और इसमें जान लें कि ये जो विषुवत रेखीय जलधारा होती है, ध्यान से समझिएगा, ये किसी भी महासागर के बारे में बात कर रहा हूँ। विषुवत रेखीय जो जलधारा होती है इसकी एक खासियत होती है, जब विषुवत रेखीय जलधारा महासागर के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जब गमन करती है जलराशि, गमन करती है जलराशि, तो इसका तल दब जाता है, यानी कि पानी की वहां पर एक तरह से कहिए कमी की स्थिति बनती है। तो कुछ जलराशि उत्तर की तरफ और कुछ जलराशि दक्षिण की तरफ चली जाती है और कुछ जलराशियां क्या होती है, रिवर्स चली जाती है, उस तल को प्राप्त करने के लिए रिवर्स जलधाराएं चल जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, यही जो रिवर्स जलराशि चली जाती है विषुवत रेखा में, इसका ही नाम क्या पड़ जाता है, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। क्या नाम पड़ जाता है, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। तो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा यह भी गर्म जलधारा होती है। क्यों चलती है, कहाँ चलती है, यह विषुवत रेखा से जो देखिए, और इसकी दिशा का कभी पूछे बच्चों कि विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा की दिशा क्या होगी, तो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा की दिशा हमेशा अपोजिट होती है। विषुवत रेखीय जलधारा की अपोजिट होगी, देखिए विपरीत लिखा है ना, तो विपरीत का मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो विषुवत रेखीय जलधारा हमेशा महासागर के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ जाती है, जबकि विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा जो होगी वह क्या होगी, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी, ठीक है। यही चीजें सेम कंडीशन आपकी प्रशांत महासागर में भी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहां पर विपरीत लगेगा तो वो इसका मतलब कोई जलराशि जा रही है उसकी अपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा, ठीक है।
तो ये तो हो गई आपकी जलराशि। तो यहाँ पर एक गर्म जलराशि ब्राजील की जलधारा मिल गई, उसके बाद में विपरीत विशुद्ध रेखीय जलधारा गर्म मिल गई आपकी। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो आपका दक्षिणी विशुद्ध रेखीय जलधारा जो चली थी आपकी, वो भी आपकी गर्म हो गई। और एक यहाँ से बेटा जलराशि चलती है आपकी, कौन सी जलराशि यहाँ से चलती है? फ्रॉकलैंड एक यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर देखिए यहाँ फ्रॉकलैंड की, तो यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है फ्रॉकलैंड, ठीक है। ये भी जाकर के क्या होती है, ये दक्षिण अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है, तो इसका प्रभाव होने के कारण से दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जो ठंडा हो जाता है। यही चीज सेम कंडीशन हिंद महासागर में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फ्रॉकलैंड की जलधारा, ये ठंडी जलधारा, ठीक। गैगुला की जलधारा, यह भी ठंडी जलधारा। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, यह भी ठंडी जलधारा। बाकी से जलराशियां क्या होंगी? गर्म। तो आज हम लोगों ने देख लिया पूरी तरह से अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसको एक बार हम लोग फिर से संक्षेप में देख लेते हैं एक मिनट में कि कैसे क्या है। देखिए यहाँ से क्या होती है, विशुद्ध रेखीय जलधारा चलती है। विशुद्ध रेखीय जलधारा दो रूपों में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी जो विशुद्ध रेखीय जलधारा जाती है, आगे बढ़ने के कारण से फिर ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। और ये यहाँ पर देखिए क्यों बढ़ जाती है, थोड़ा जान लीजिए कि जलराशि जब जाती है यहाँ से अफ्रीका के पश्चिमी तट से, जब जलराशि जो है अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों की तरफ जाती है जब, तो ये जैसे ही इसमें अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, तो ये जलराशि जब भी कोई, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जलराशि जा रही है और आगे कोई महाद्वीप पड़ रहा है या महासागर पर महाद्वीप या कटक पड़ रहा है, तो जलराशि अपना रास्ता बदल लेती है, उससे कुछ हट करके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर उत्तरी हिस्से में, जो उत्तरी अटलांटिक की अगर कोई उत्तरी क्षेत्र की अगर कोई जलधारा है, मतलब जा रही है विशुद्ध रेखीय जलधारा अगर उत्तर की तरफ जा रही है तो अपने दाहिने टर्न कर जाएगी और महाद्वीप पड़ने पे या कटक पड़ने पे, और अगर दक्षिण की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ कोई जलधारा जा रही है तो अपने बाएं तरफ टर्न कर जाएगी, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका जो मिल जाने के कारण से, महाद्वीप पड़ जाने के कारण से जलराशियां दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में। उत्तरी हिस्सा जो बच्चों जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ये आगे चल करके यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह या इसको वेस्ट इंडीज, ठीक है, या कैरेबियन द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, यहाँ से फिर दो राशियों में बढ़ जाती है जलराशि। एक होता है जो पश्चिमी द्वीप समूह के या कैरेबियन द्वीप समूह के दाहिनी तरफ से होकर के आगे को बढ़ता है, और दूसरा हिस्सा कैरेबियन सागर में चला जाता है। तो कैरेबियन जो दाहिनी तरफ से मुड़ करके जाता है उसको एंटीज की जलधारा के नाम से जानते हैं, और जो बाएं तरफ से मुड़ करके कैरेबियन सागर में जाता है वो कैरेबियन की जलधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि कैरेबियन की जलधारा यह भी गर्म हो गई और एंटीज की जलधारा यह भी गर्म हो गई। अब कैरेबियन की जलधारा जो है मैक्सिको की खाड़ी में जाती है, तो जलराशि दबाव डालती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से जलराशि निकलती है फ्लोरिडा के तटों से होकर के, जिसे नाम फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं, वो भी गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा जो है फ्लोरिडा जलसमूह से लेकर के हैट्रस द्वीप तक जाती है, और इसी रास्ते में आपको एंटीज की जो जलधारा है फ्लोरिडा की जलधारा से मिल जाती है। तो दो गर्म जलधाराएं, शक्तिशाली जलधाराएं मिलती हैं, तो क्या होती है, स्ट्रीम का निर्माण कर देती है। इसी कारण से हैट्रस द्वीप से लेकर के न्यूफाउंडलैंड के पास जो ग्राउंड बैंक के क्षेत्र पड़ता है, जो मत्स्य उत्पादन के लिए भी मैंने आपको बताया था, वहां तक का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर आपको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जलराशि चलती है। फिर गल्फ स्ट्रीम आगे जाती है, गल्फ स्ट्रीम में फिर से ये पछुआ पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आ जाता है। पछुआ पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में आने के कारण से इसको शक्ति मिल जाती है, तो इसका गति मतलब धीमी नहीं हो पाती है और आगे बढ़ जाती है। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यानी कि पछुआ हवाओं का जो क्षेत्र है, यह आगे चलने के बाद पुनः दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा इसका उत्तरी तरफ चला जाता है, दूसरा दक्षिणी की तरफ चला जाता है। उत्तरी की तरफ जो जाने वाला हिस्सा है वो क्या होता है, वो लगभग 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन इसमें 2 ही आपको महत्वपूर्ण है। एक आपका जो है ग्रीनलैंड की तरफ चला जाता है, क्या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से, और दूसरा आपका आइसलैंड के पास चला जाता है, इसे लिंगर की जलधारा के नाम से जानते हैं, गर्म जलधारा है ये। फिर इसके बाद में एक जलराशि यूरोप के तटों में के पास चली जाती है, जो नॉर्वे तक चली जाती है, तो इसे नॉर्वेन की जलधारा के नाम से जानते हैं। इसी जलधारा के नाम के कारण से है कि नॉर्वे के तट जो है, जो बड़े बड़े बर्फों के शिलाखंड होते हैं वो पिघल जाते हैं, और वर्ष भर यहाँ पर नौकायान बनी रहती है, यानी यातायात नॉर्वे के तटों पर वर्ष भर सिर्फ इसी जलराशि के कारण से बनी रहती है। दूसरी जलराशि
राशि दक्षिण की तरफ टर्न करती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है, तो एक जल राशि उसमें से ही आके यहाँ पर चली जाती है बिस्किट की खाड़ी में, यानी कि कहिए कि फ्रांस के और स्पेन के पास वाले हिस्से में, ठीक है, जिसे जानते हैं रेनल की जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर आगे जल राशि आती है, आगे बढ़ती है जल राशि एक जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से जो है भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। फिर आगे ही जल राशि जब गिरती है तो अपना ये उष्मा का स्वरूप खो देती है, ठंडी हो चुकी होती है, तब तक ये कनारी के तटों पर पहुंचती है, तो ये ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है, कनारी की ठंडी जलधारा। फिर ये कनारी की ठंडी जलधारा आगे बढ़ती है तो ये उत्तर विषुवत रेखीय जो जलधारा है उसमें आकर के मिल जाती है, सर्कल कंप्लीट कर देती है, ठीक है। ठंडी जलधारा के बारे में देखिए, यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है इसमें लेब्राडोर की जलधारा आकर के ऊपर से, है ना, कहाँ से आती है, बैकिंग की खाड़ी से होते हुए लेब्राडोर की जलधारा आती है जो न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है और वहां पर एक गर्म क्षेत्र का निर्माण करती है, ओके। फिर इसके बाद में सारगैसो सागर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सारगैसो सागर के बारे में, सारगैसो सागर क्या है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, फिर उसके बाद 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर का मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्या पड़ता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र पड़ता है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र में प्रतिचक्रवाती स्थिति बनती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का पानी और जगहों के पानी से मिक्सअप नहीं हो पाता है, ठीक है, तो पानी वहाँ का स्थिर रहता है। यहीं पर ही सारगैसम नामक घास पाई जाती है, इस सागर का नाम ही सारगैसो सागर रखा गया है। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि सारगैसो सागर का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र है, तो आप वही 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य क्षेत्र को ही आप क्या कहेंगे, सारगैसो सागर का क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें मिलती है। तो आई थिंक ये सब कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया आप लोगों का। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, ब्राजील वाली जो जलधारा है आपकी, यहाँ पर सॉरी जो विषुवत रेखा का दक्षिणी प्रवाह है तो ब्राजील के तटों पे चलती है, तो ब्राजील की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। और मैंने कहा विषुवत रेखीय किसी में भी लगे, चाहे विपरीत हो, चाहे वो उत्तरी या दक्षिणी हो, तो गर्म जलधारा ही होगी, ठीक है। तो ये चलती है आगे ब्राजील के तट पे भी चलती है, ये सब गर्म जलधाराएं होती हैं। फिर ये क्या करती है कि दक्षिणी अमेरिका के फ्रॉकलैंड द्वीप की तरफ से एक फ्रॉकलैंड ठंडी जलधारा आती है, जो कि ब्राजील की जलधारा के जो ब्राजील की जलधारा आगे बढ़ करके जो पछुआ पवनों के प्रवाह के क्षेत्र में जब आती है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से प्रवाहित होती है वो, जो कि दिशा से कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए जब भी कोई जलराशि चलेगी, जलधारा चलेगी, तो एक सर्किल ग्राउंड का एक स्वरूप बनाती है, तो सेम वैसा दशा यहाँ भी बन रही है। इसमें अटलांटिक जो प्रवाह है वो ठंडा स्नाते हो जा रहा है, क्योंकि फ्रॉकलैंड की ठंडी जलधारा आकर के मिल रही है, ठीक है। फिर आगे चलती है बेगला, जब ये अफ्रीका के तटों पर पहुंचती है तो यहाँ पे बेगला की जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर आगे चलकर की जलराशि जब विषुवत रेखीय जलधारा मिलती है, उसके पहले आपका एक द्वीतक पड़ता है, यानी कि गिनी की खाड़ी में जब पहुंचती है जलराशि, तो वो फिर अपना स्वरूप गर्म कर लेती है, तो गिनी की खाड़ी में जलराशि जाती है, जलधारा जाती है, वो गर्म जलधारा के नाम से। ये था आज आप लोगों का अटलांटिक महासागर के बारे में। इसी के साथ में अभी हम लोग आगे तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में। चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखने में ये सुविधा आप लोगों को होगी, तो हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराएं और हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में देखेंगे। कुछ एक बातें यहाँ पर थी, जैसे पछुआ पवनों के बारे में या मैंने व्यापारी पवनों के बारे में बताने का प्रयास किया कि आप समझें इसको कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र आपका पड़ता है, ये व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र पड़ता है, और इसके बाद का जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कि 30 डिग्री से बाद का क्षेत्र और लगभग 60 डिग्री तक का, और 30 डिग्री दक्षिण में से लेकर 60 डिग्री के मध्य का क्षेत्र जो पड़ता है वो पछुआ हवाओं का क्षेत्र पड़ता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। और बाकी वैसे चीजें जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, क्योंकि टॉपिक जब देखेंगे तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगी। बहरहाल हम लोग जलधारा पढ़ रहे थे, इसमें बहुत सारी चीजें हमने बताने का प्रयास किया, और आगे भी ऐसे ही हम लोग प्रयास करते रहेंगे, बेहतर और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग उसको देखेंगे तो जलधाराएं आपको आई थिंक मुझे लगता है याद हो गई होंगी। आगे और एक छोटा वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें आप लोगों को, चूंकि आप लोग बस पढ़ चुके होंगे, तो रिवीजन स्वरूप आप लोगों को हम 10 मिनट का एक वीडियो बना के आपको देंगे, जिसमें आपको अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की सारी जलधाराएं, चूंकि आप एक बार डिटेल में पढ़े रहेंगे, तो संक्षिप्त में रिवीजन के रूप में भी हम आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।